सिन्हा। आज मैं क्लास 9th को हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर है और उसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति हमारे इस परिवेश का, जो आज हम स्वतंत्रता, समानता और नैसर्गिक अधिकारों की बात करते हैं, उसकी नींव है। इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति का अपना महत्व है। बहुत सारी क्रांतियां हुई, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति को ही हम क्यों पढ़ते हैं एकदम शुरुआत में? इसलिए कि फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा ही स्वतंत्रता और लोकतंत्र की शुरुआत हुई। ये लोकतंत्र, ये हमारे अधिकार इतने आसानी से हमें नहीं मिले थे। इनके पीछे एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि थी, जिसमें निरंकुश, राजशाही, महाविनाश, इन सारे तत्वों को शामिल किया गया था। और इन सारे चीजों को उस समय की प्रजा ने, क्योंकि वो तो नागरिक उस समय बने नहीं थे, उन्हें अधिकार मिले नहीं थे, तो उस समय की प्रजा ने सही थी। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा इन्हीं सब चीजों को बताएंगे आपको। सबसे पहले फ्रांस में क्या परिस्थितियां थी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो लुई 16 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना। वो बहुत कम उम्र का था, लेकिन जब वो राजा बना तो वो राजकोष को खाली पाया। वर्साई के शाही राजमहल के 100 आराम, सैन्य संचालन, सभी चीजों को शानो शौकत से रखने के लिए काफी पैसे खर्च होते। राजकोष खाली होने की वजह से राजा ने नागरिकों पर नए कर लगाने की बात सोची और उन्होंने स्टेटस जनरल की, जो कर तय करने वाली संस्था थी, उसकी मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग 5 मई 1789 को बुलाया गया था। इस मीटिंग में समाज में 3 तरह के वर्ग थे। एक सामान्य वर्ग था, जिसमें कुलीन आते थे और पादरी आते थे। एक द्वितीय वर्ग थे, जिसमें व्यापारी और सामंत आते थे। और तीसरा वर्ग किसानों का था, जिनके पास 90% किसानों के पास तो जमीन हुआ ही नहीं करता था। बहुत से कम कुलीन और पादरी वर्गों के पास जमीन था, लेकिन इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स ये तीसरा वर्ग ही देता था। इन्हें जन्म से ही अधिकार प्राप्त थे टैक्स नहीं देने के। गरीबों के द्वारा ही काम भी किए जाते थे सामंतों के, और टैक्स भी देने की परंपरा थी। जब स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई तो दोनों वर्गों से 300 लोग वहां जमा हुए और तीसरे वर्ग से 600 लोग इकट्ठा हुए। महिलाओं को, किसानों को और कारीगरों को बाहर ही रखा गया, लेकिन कम से कम 40,000 पत्र, शिकायत पत्र स्टेटस जनरल में रखा गया, जो इन लोगों के द्वारा राजा को भेजा गया था। उस समय बात चली कि सभी लोग का एक मत होगा, लेकिन तीसरे वर्ग ने कहा कि तीनों का मत बराबर नहीं होगा, बल्कि जो असेंबली में जितने व्यक्ति उपस्थित हैं सभी का मत बराबर होगा। मतलब संख्या के आधार पर 300 पहले में थे, 300 दूसरे में थे और 600 तीसरे में थे, तो यहाँ बढ़ जाती थी। इसको मानने के लिए ना तो राजा तैयार हुए, ना पादरी वर्ग तैयार हुआ और ना सामंत वर्ग तैयार हुआ। असेंबली से तीसरे वर्ग के लोग निकल गए और उन्होंने टेनिस कोर्ट में जाकर एक असेंबली की स्थापना की। इसकी अगुवाई आवेसिये और मिराबे ने किया। ये एक सामंत वर्ग से थे और एक पादरी थे, लेकिन वो लोग तीसरे स्टेट के लोगों की हिमायती थी ये लोग, और इनके पक्ष में बातें करते थे। अब इस पैराग्राफ से, इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे वर्ड आते हैं
उन शब्दों को आप देखेंगे। सबसे पहले लिब्रे, जो फ्रांस की मुद्रा थी, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। दूसरा है स्टेट, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी, जो 3 तरह की थी, आपको हमने वीडियो में बताया। तीसरा है पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यकर्ता, जो चर्च में होते थे और इन्हें जन्मजात अधिकार मिला हुआ था। इनके पास काफी जमीनें होती थी, काफी जागीरें होती थी और बहुत ही ऐशो आराम और शानो शौकत से ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक था, चौथा पॉइंट है टाइम, जो चर्च के द्वारा धार्मिक टैक्स वसूला जाता था। किसानों को या आम नागरिकों को जो तीसरा वर्ग टैक्स देता था, उसे 2 तरह के टैक्स देना होता था। एक टाइप जो चर्च के द्वारा वसूला जाता था और एक टाइप जो अन्य टैक्स का नाम था। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि उस समय समाज में लोगों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ते जा रही थी, ब्रेड की अकाल, सूखा जैसी त्रासदी भी थी। लोगों के पास मजदूरी जो करते थे वो मजदूरी तय कम से कम कीमत पर तय होती थी और चीजों की महंगाई बढ़ती जा रही थी, बहुत परेशान थे। इस कारण उनके जीविका का ऐसी चरम स्थिति बन गया था कि उनके खाने पीने के साधन भी खतरे में पड़ने लगे थे। इसी बीच बाहरी व्यापार और पढ़ने लिखने के दरमियान समाज में एक तीसरे वर्ग का अभ्युदय होता है। ये तीसरा वर्ग मध्यम वर्ग कहलाया और ये मध्यम वर्ग विशेषाधिकारों का विरोधी था। पढ़ाई लिखाई के अंतर्गत, क्योंकि इसमें वकील आते थे, डॉक्टर आते थे, शिक्षक आते थे, अंतर्गत उन्होंने उस समय के थिंकर हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब को पढ़ा, उनके विचारों को सुना, उनके विचारों को देखा, जिसमें लिखा गया था कि दैवी सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया था। इन चिंतकों ने दैवी सिद्धांत का खंडन किया और कहा कि राजा की जो सत्ता है वो निरंकुश नहीं होना चाहिए। हमारा समाज, हमारा देश सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। और उन्होंने विशेषाधिकारों के अंत की घोषणा की, कहा कि लोगों को अधिकार नैसर्गिक मिलना चाहिए, अहरणीय मिलना चाहिए। और उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, जिससे फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति भी अर्जित कर ली थी। इसलिए वो लोग ताकतवर भी हो गए थे। तीसरे स्टेटस के जैसे वो कमजोर नहीं थे, लेकिन इतना के बाद भी चारों तरफ महंगाई और भूखमरी की स्थिति छाई हुई थी और 14 जुलाई को लोगों ने बास्तिल के दुर्ग पर धावा बोला, क्योंकि करों के अनुमोदन के लिए लुई 16 ने लोगों को बुलाया था और उसका नेतृत्व मिराबो और आवेसिये भी कर रहे थे। और टेनिस कोर्ट में अंत में स्टेटस जनरल का बहिष्कार करने के बाद टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली की स्थापना हुई और उस नेशनल असेंबली में राजा के अधिकारों की अंत की बात की गई और नए संविधान के निर्माण को कहा गया। क्रांति के अंतर्गत चारों तरफ जब आंदोलन होने लगे, अन्न भंडारों को लूट लिया गया, खेत खलिहानों को जलाया गया, बास्तिल दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया, तब राजा नेशनल असेंबली की बातों को मानने के लिए तैयार हो गया और फ्रांस में राजनीतिक गणतंत्र बना। संविधान के अनुसार राजा के अधिकारों को कम किया गया, सामंतों के जो संपत्ति थे, जो जागीर थे, उन्हें हटाया गया, पादरियों के अधिकारों को, और फ्रांस में राजनीतिक गणतंत्र की स्थापना की गई। फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत बच्चों, आप इन सभी पॉइंटों को
के द्वारा पढ़ने की कोशिश करेंगे और विस्तार पूर्वक इसे समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद का टॉपिक मेरे द्वारा अगले वीडियो में दिया जाएगा।